मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है 6 दिसंबर। भारत में खासकर दो कारणों से ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो कारण ये है कि 6 दिसंबर 1956 ये दिन है हमारे देश के संविधान के महान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और दूसरी एक बड़ी घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, वो भी काफी लोगों को याद होगा। वो उस दिन जो है बाबरी मस्जिद जो है उसका विध्वंस हुआ था। और ये ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं के पीछे जो कारण है और जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन कितना जरूरी है। ये देखिए आपकी एक घटना जो है महापरिनिर्वाण की, जो अंबेडकर से संबंधित है, वो भारत में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन एक ऐसे व्यक्ति का महापरिनिर्वाण होता है जो भारत में एक नई सामाजिक व्यवस्था, नई राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला का निर्माण करता है। और यही दिन 6 दिसंबर 1992 का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन एक धार्मिक व्यवस्था, एक जो धार्मिक जो सिस्टम था भारत के अंदर, जो एक धार्मिक समरूपता थी, समरसता थी, उसका कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए 6 दिसंबर का दिन हम सबके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों के ऊपर। सामाजिक विचारों के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो हम ये देखना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे कौन कौन से सामाजिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। और केवल विचारधारा का प्रतिपादन ही नहीं किया, उन्होंने उन विचारों के आधार पर काम करते हुए भारत में दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का भी काम किया। इन्हीं विचारों पर केंद्रित है हमारा यह टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक विचारधारा। और जब भीमराव अंबेडकर की सामाजिक विचारधारा पर चर्चा करने जाएंगे तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा थी क्या और उनके विचारों को प्रभावित करने वाले कौन लोग थे। उनके विचारों में जो विचारधारा जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, क्या उस पर भारतीय समाज के कुछ अन्य विचारकों, अन्य समाज सुधारकों का भी योगदान है। तो इस प्रश्न का जवाब हमें यहां से मिलता है कि सबसे पहली चीज, जब वो अपने स्कूली जीवन में थे, जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में गए, तो सबसे पहले उनके जीवन के ऊपर उनके एक शिक्षक का प्रभाव पड़ा। और उन शिक्षक महोदय का नाम था, जो कि एक देवरुखी ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के देवरुखी ब्राह्मण, जो महाराष्ट्र के 5 ब्राह्मण समुदाय होते हैं अलग अलग, उनमें से एक ब्राह्मण समुदाय जो है देवरुखी ब्राह्मण के रूप में जाना जाते हैं। और उनका नाम था किशन जी केशव जी अंबेडकर। किशन जी केशव जी अंबेडकर उनका नाम था। तो जब वो स्कूल में थे अंबेडकर जी, यानी जिनको हम अभी अंबेडकर कहते हैं, उनका मूल जो सरनेम है वो तो सकपाल था। तो सकपाल से अंबेडकर बनने की जो उनकी कहानी है बड़ी ही अद्भुत है। तो जब वो स्कूल में थे तो ये किशन जी केशव जी अंबेडकर ने जब उनको पढ़ाया, और पढ़ाने के दौरान जब इनकी पढ़ाई के प्रति इनकी ललक और लोगों के साथ, बच्चों के साथ और शिक्षक के प्रति इनका जो विश्वास देखा, तो किशन जी केशव जी अंबेडकर ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारा सरनेम है, इस सरनेम को भी हम हमारे सरनेम से जोड़ देते हैं। और वहीं पर उन्होंने अपना सरनेम दिया अंबेडकर। और ये सरनेम उन्हें जीवन पर्यंत अत्यंत प्रिय रहा। अत्यंत प्रिय इसलिए रहा क्योंकि उनके प्रारंभिक जीवन पर किशन जी केशव जी गुरु जी का जो प्रभाव था वो जीवन पर्यंत रहा। और वहीं से उनको जाति पाति के भेदभाव का जो दंश था उसके खिलाफ लड़ने की भी प्रेरणा मिली।
उसके खिलाफ उन्हें लड़ने की भी प्रेरणा मिली। वहीं से उनको पहली सीख मिलती है कि अगर एक शिक्षक, जो उनके शिक्षक हैं स्कूल में, और वो उस समय की बात है जब समाज में अस्पृश्यता प्रचलित था, जब जातिवाद अपने चरम पर था, और एक शिक्षक उनको ये प्रेरणा देता है कि जाति व्यवस्था कुछ भी नहीं है, वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है, अगर तुम अपने गुणों और योग्यता से आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध होगा, और ये लो तुम अंबेडकर सरनेम से जाने जाओगे। और वो अंबेडकर सरनेम को लेकर के आगे बढ़ते हैं और जीवन में वो काम कर जाते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ते हुए उनके और भी गुरु हुए। एक गुरु तो उनके थे जो उन्हें स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें मिले। फिर उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान कई गुरु बनाए जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से जानते नहीं थे, लेकिन आज जब हम देखने जाएंगे तो हम पाते हैं कि उनकी विचारधारा जो है वो कबीर की विचारधारा से मैच करती है। जिस तरह कबीर 15वीं शताब्दी में जाति पाति के विरुद्ध काम करते हैं, जिस तरह 15वीं शताब्दी में जाति व्यवस्था की जो कमियां हैं उसे उठाते हैं और कहते हैं कि सभी जाति सभी धर्म के लोग जो हैं वो सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए इनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कबीर की इन विचारधाराओं और अंबेडकर की विचारधारा जो अस्पृश्यता के खिलाफ है उसमें काफी समानता देखने को मिलती है, और वो स्वयं भी कबीर को अपना एक गुरु मानते हैं। दूसरा आते हैं रामानंद महोदय। रामानंद जी जो हैं ये 14वीं शताब्दी के एक महान संत माने जाते हैं, और ये वैष्णव जो डिवोशनल जो संत हैं, ये वैष्णव धर्म के प्रचारित करने में लगे हुए थे रामानंद जी। और यहाँ भी रामानंद महोदय का भी यही था कि वो भी जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे। तो 14वीं शताब्दी के भीतर भी जो जातीय कठोरता थी, जो अस्पृश्यता थी, विभिन्न जो निम्न जातियों की जो हालात थे, उन हालातों से उभरने में उन्होंने काम किया। उन हालातों से निकालने के लिए बहुत सारे जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए काम किया रामानंद ने, और उनके विचारों से भी प्रभावित हुए। और जहां वहां पर रामानंद जी के विचारों को देखिए, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब इसी विचारधारा को आप देखिए, ये अंबेडकर की भी विचारधारा है, यानी कबीर की विचारधारा, रामानंद की विचारधारा और ज्योतिराव फूले की विचारधारा। ज्योतिराव फूले जो कि हमारे 19वीं शताब्दी के जो है 1827 और उसके बाद 1827 उनका जन्म है, तो 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक है। उन्हें महात्मा नाम से जाना जाता है, महात्मा ज्योतिराव फूले। तो और उन्होंने जो काम किया 19वीं शताब्दी में वो भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी जाति और अस्पृश्यता के खिलाफ काम किया, अस्पृश्य जातियों को जो है समान अधिकार दिलाने के लिए कोशिश की, सत्य शोधक समाज के माध्यम से। सत्य शोधक समाज 1873, गुलामगिरी जो एक प्रसिद्ध रचना है उनकी, स्लेवरी 1873 की। इसके अलावा 1868 में उन्होंने जो है अनटचेबल्स को, अस्पृश्यों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वो हमारे अंबेडकर महोदय पर गहरा प्रभाव डालता है। तो अंबेडकर जी प्रभावित होते हैं कबीर के विचारों से, रामानंद के विचारों से, महात्मा ज्योतिराव फूले के विचारों से, और अल्टीमेटली वो बुद्ध के विचार से भी प्रभावित होते हैं। और बुद्ध के बारे में तो उन्होंने कई रचनाएं भी की हैं। उन्होंने कई बार यह लिखा है कि मैं बुद्ध से क्यों प्रभावित हूं, क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का अध्ययन किया, उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया, इस्लाम का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा, उन्होंने अपनी बातों में लिखा कि मैं बुद्ध से इसलिए प्रभावित हूं कि वो जीवन पर्यंत सेवा का काम करते रहे, जीवन पर्यंत लोगों को सेवा प्रदान करते रहे, और कभी भी अपने आप को गॉड, ईश्वर के रूप में स्थापित करने की कोशिश नहीं की। एक सामान्य
व्यक्ति के रूप में समाज की सेवा करते हुए अपने आप को स्थापित करना, ये बहुत ही जटिल और कठिन काम है। और इसीलिए अंबेडकर बुद्ध के विचारों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा, अपनी कई रचनाओं में लिखा, बुद्ध नेवर एरोगेटेड टू हिमसेल्फ एन स्टेटस ऑफ गॉड ऑलवेज एज ए कॉमन मैन। वो हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहे। इसीलिए व्हाई अंबेडकर एक्सेप्टेड बुद्धा, क्यों अंबेडकर ने बुद्धा को एक्सेप्ट किया, उसका कारण यही है कि वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए और पूरे समाज में बदलाव लाना चाहते थे बुद्ध की तरह। 14 अक्टूबर 1956 इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इन्होंने अंबेडकर ने जो है बौद्ध रिलीजन में प्रवेश किया और उसके बाद जो है लगभग 5 लाख उनके सपोर्टर्स जो हैं ये बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति का भेदभाव, जाति के बीच जो उच्चता और निम्नता के भाव हैं, जो इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर के जो अत्यधिक विरोध है, इन सब चीजों का गहरा इम्पैक्ट अंबेडकर के पूरे जीवन पर पड़ता है। और जब वो अपनी सामाजिक विचारधारा देते हैं, जब वो सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जब समाज में इन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो इन प्रभावों को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जैसे हम देखें तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई सबसे बेसिक चीज तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ही अपोज्ड वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है इसमें भेदभाव है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें शूद्र जो है ये सबसे निम्न हो जाते हैं और शूद्र की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि वो अन्य जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा में लगे रहे। और यहीं से उत्पत्ति हो जाती है शूद्र का पतन, और शूद्र के जो लोग हैं उनको लोग नीचा समझने लग जाते हैं। और यहीं से उत्पत्ति हो जाती है अस्पृश्यता की, और इस अस्पृश्यता के कारण समाज में इनकी स्थिति खराब हो जाती है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। दूसरा पहलू आता है जाति प्रथा। फिर आता है जब अंबेडकर जाति प्रथा के बारे में सोचते हैं तो यहां पर भी वो यही कहते हैं कि भाई अगर वर्ण व्यवस्था में कमियां हैं तो जाति व्यवस्था में भी है, जाति प्रथा में भी। क्योंकि इसी जाति प्रथा के कारण तो हमारे समाज की कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें निम्न मानी जाती है, जिन्हें समाज से बाहर रखा गया, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अत्यधिक पिछड़ गए, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं मिला, उनका जीवन स्तर जो है बेहद खराब हो गया। तो इसी कारण से वो जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं, और जाति प्रथा के साथ साथ वो अस्पृश्यता के घोर विरोधी हैं और इसे समाप्त करने के लिए अपने हर संभव कोशिश करते हैं। अस्पृश्यता को वो वर्ण और जाति के साथ जोड़कर देखते हैं। अंबेडकर लिंक अनटचेबिलिटी विद द वर्ण सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जो है, ये जाति व्यवस्था, ये दोनों कारण है अनटचेबिलिटी का। और अनटचेबिलिटी भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है, ये अंबेडकर समझ चुके थे। और वो कहते भी थे कि जब तक इन अस्पृश्य जातियों का, जिसे वो दलित वर्ग के रूप में भी संबोधित करते थे, इन दलित वर्गों का, इन अस्पृश्य जातियों का जब तक उत्थान नहीं होगा, जब तक इनकी सामाजिक आर्थिक समानता समाज में प्राप्त नहीं होगी, as long as these Dalits do not get the social and economic equality in the society, the political independence, political liberty is fruitless। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। तो पहली बेसिक चीज जो अंबेडकर अपनी सामाजिक विचारधारा में लाते हैं वो ये कि समाज में जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, जो अस्पृश्य हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक समानता मिलनी चाहिए। अगर एक बार उन्हें सामाजिक आर्थिक समानता मिल जाती है
और वो समाज में सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, डिग्निटी के साथ रहने लग जाते हैं, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अर्थ समझ जाएंगे। इसीलिए स्वतंत्रता तो हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात डॉक्टर अंबेडकर अपने हर एक काम में करते हैं। अब अगर इनके काम को देखेंगे आप, तो देखिए इनके काम, आप हर जगह ये चीज देखने को मिलेगा आपको। क्या चीज है, देखिए जहां भी उन्होंने काम किया ये चीज आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाया इन्होंने। ही एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो समाज में जो डिप्रेस्ड क्लास हैं और वो जो वर्किंग क्लास हैं, इनके सामाजिक आर्थिक उन्नति हो सके। और जो बाकी राजनीतिक दल उस समय समाज में थे, उस समय जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में थे, वो स्पेशली इनके लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा राजनीतिक दल बनाते हैं जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से जानी जाती है, जो स्पेशली इन डिप्रेस्ड और वर्किंग क्लास के लिए ही काम करेगी। तो इनकी जो विचारधारा है समाज के प्रति, अस्पृश्य जातियों के उत्थान के प्रति, वो इनके कार्यों में भी दिखाई पड़ती है। तो एक चीज हो गया, आपको पता चल गया कि भाई इन्होंने केवल विचार नहीं दिए, उन विचारों के आधार पर पॉलिटिकल और सोशल वर्क भी किए। जिसमें से एक पॉलिटिकल वर्क ये हो गया। और देखिए आप, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए, जो अस्पृश्य जातियां थी। शेड्यूल कास्ट से मतलब है उस समय ऐसे लोग जो अनटचेबल्स थे, जिनको समाज से बहिष्कृत रखा गया था, जो तालाबों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे सामान्य रूप से, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जिनको सामूहिक सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने का अधिकार नहीं था। दे वर द अनटचेबल्स। और ऐसे अनटचेबल्स लोगों के लिए इन्होंने जो है ये फेडरेशन बनाया 1942 में। और साथ ही साथ एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन 1956। उन्होंने 1956 में इन्हीं ऐसे ही समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के लिए जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन किया। तो इन कामों से हमें क्या समझ में आया? इन कामों से हमें यह समझ में आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जीवन पर कबीर, रमानंद, ज्योतिराव फुले, बुद्धा, इनका प्रभाव पड़ा, और इन प्रभावों के कारण जाति व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, अस्पृश्यता का विरोध किया इन्होंने, है ना, दलित वर्गों के उत्थान के लिए पूरे जीवन पर्यंत काम करते रहे। तो काम जो उन्होंने किया, उन कामों में देखिए ये पॉलिटिकल वर्क, सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, ये हर काम में ये विचार उनके झलकते हैं। और अगर हम देखें तो 1930 में देखिए डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस होता है नागपुर में। एक कॉन्फ्रेंस होता है डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जितने भी डिप्रेस्ड लोग हैं, जो भी दलित या वंचित लोग हैं, उन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस होता है नागपुर में। और वहां पर 1930 में फर्स्ट अनटचेबल लीडर है ये, जो कि ब्रिटिश सरकार से कहते हैं कि आप यहां पर हैं और आपके रहने के बावजूद भी इन अनटचेबल्स का वेलफेयर नहीं हो सकता, इसीलिए आप इस देश को छोड़ के चले जाइए। तो ही वॉज द फर्स्ट अनटचेबल लीडर टू अर्ज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गो फ्रॉम इंडिया। मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए कहते हैं। तो कई बार ऐसी बात आती है कि भाई अंबेडकर ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह योगदान दिया। तो आप यहां पर देखिए 1930 की इस कॉन्फ्रेंस की घटना से ब्रिटिश सरकार को वो ललकारते हैं, और इसी ललकार का ये परिणाम है कि उन्हें बार बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है कि भाई हम आपको ये फायदा देना चाहते हैं, आप डिप्रेस्ड क्लास को अपने हिसाब से टैकल कीजिए। लेकिन अंबेडकर इस बात को समझते हैं। जब 1932 में 1932 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, तो अंबेडकर जो है वो समझते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो भारत में डिप्रेस्ड क्लास राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक ना हो जाए। और गांधी जी ने जब
गांधी जी के साथ जब उनकी बातचीत होती है, गांधी जी ने इसके लिए विरोध भी किया कि भाई अगर ये ब्रिटिश सरकार इसमें कामयाब हो गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, तो भाई मुसलमानों को तो उन्होंने तोड़ ही दिया, सिखों को भी तोड़ दिया, और भी लोगों को जो हमारे लोग हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कमजोर कर रहे हैं वो। लेकिन अगर डिप्रेस्ड क्लास को भी हमसे अलग कर दिया तो भारत तो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं पाएगा। और अंबेडकर भी इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से ये जो उपलब्धि हासिल की थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, उसको ठुकरा दिया और फिर जनरल इलेक्टोरेट के माध्यम से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो बिल्कुल सजग रहे, डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान के लिए भी कोशिश करते रहे, समाज में सुधार होता रहे, उनकी स्थिति में सुधार होता रहे, इसके लिए भी प्रयास करते रहे। लेकिन साथ ही साथ उनका हमेशा ये ध्यान रहा कि जो समाज में पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो जाति के आधार पर भेदभाव का दंश झेल रहे हैं, जो अस्पृश्यता के कारण अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने का मौका उन्हें तभी मिल पाएगा जब सामाजिक और आर्थिक रूप से सोशली एंड इकोनॉमिकली उन्हें समाज के अन्य लोगों के साथ उनको समानता मिल सके। इसके आगे अगर देखें तो देखिए इन्होंने और काम किया, बहुत सारे ऐसे काम हुए जिनकी चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने पंपलेट बंटवाया है, खासकर वो जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे, आप तो जानते हैं। तो और अस्पृश्यता को खत्म करना चाहते थे, और अस्पृश्यता की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण जाति व्यवस्था को मानते थे। तो उन्होंने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। एनिहिलेशन मतलब समाप्त करना, जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो जाएगा तो स्वतः ही जो अस्पृश्यता का दंश है, जो अस्पृश्यता समाज में है, वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए इन अस्पृश्य जातियों की आवाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने मूक नायक नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, और उनका उद्देश्य यही था कि इस मूक नायक के माध्यम से जो दलित और अस्पृश्य जाति के लोग हैं, उनकी आवाज को जो है पूरे समाज में, पूरे देश में फैलाया जाए। अंबेडकर मनुस्मृति की भी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि मनुस्मृति जो है ये कास्ट यानी जातीय भेदभाव और अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए वो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं और मनुस्मृति को एक भारतीय समाज में उत्थान के लिए ग्रंथ नहीं मानते या सामाजिक समरूपता लाने वाला ग्रंथ नहीं मानते और इसकी आलोचना करते हैं। तो मनुस्मृति का विरोध करना ये भी इनकी इस सामाजिक विचारधारा का ही हिस्सा है, क्योंकि वो समाज में एक रूपता, समानता और खासकर अस्पृश्य और दलित जातियों को ऊपर देखना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ उनका स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण भी बेहद सकारात्मक था। वो स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार देते थे। वो भी विरोध करते थे कि ये जो बाल विवाह हो रहे हैं हमारे समाज में, जो चाइल्ड मैरिज था, उसका वो समर्थन नहीं करते थे। साथ ही साथ विडो मैरिज का भी समर्थन करते थे और संपत्ति के अधिकार और संतान गोद लेने संबंधी जो कानून है उसको वो बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस तरह से स्त्रियों को बढ़ावा देना सामाजिक व्यवस्था में और उनके सामाजिक विचारों का एक हिस्सा था। इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में जाति प्रथा का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते हैं, दलित वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, समाज में दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। लेकिन वो ये भी कोशिश करते हैं कि जब संविधान हो तो संविधान ऐसा हो जो जाति, वर्ण, धर्म
इन सब के आधार पर कोई भेदभाव न करे। उनकी यही सामाजिक सोच संविधान में भी नजर आता है। अगर अलग अलग अनुच्छेदों पर नजर दौड़ाएं तो हमें मिलता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 मतलब क्या हुआ कि समानता का अधिकार, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इक्वल राइट्स। 15 है ना, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। 17 पूरी तरह से अस्पृश्यता जो है समाप्त होना चाहिए हमारे समाज में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज, अगर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है या उसके अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसको दोषी ठहराने की कुछ प्रक्रिया है। यूं ही आप किसी को नहीं अपराधी ठहरा सकते हैं, जैसे कि जाति या वर्ण व्यवस्था वाले समाजों में था। एक निश्चित नियम और प्रक्रिया के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। आर्टिकल 21 में भी उन्होंने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि आर्टिकल 14, 15, 17, 19, 20, 21 ये जो सारी बातें आपके सामने आ रही हैं ये इनकी सामाजिक सोच का ही परिणाम है। सोशल जस्टिस लाने के लिए, सामाजिक न्याय लाने के लिए वो संविधान में इनकी चर्चा करते हैं, इनका उल्लेख करते हैं और ये सारी बातें तो वो फंडामेंटल राइट में डालते हैं, मूल अधिकार में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जब तक समाज में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जब तक उसे समान अधिकार, अपने धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उसके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाएगा और सामाजिक समानता नहीं आ पाएगी। इसीलिए वो धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। और बेहतर देखिए, और सरकार के लिए भी वो गाइड करते हैं सरकार को कि समाज के वो लोग, दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के वो लोग जो दलित और पिछड़े हैं उनको आर्थिक मदद देना, उनकी मदद करना ये सरकार का दायित्व है, आर्टिकल 46 में मिलेगा। और साथ ही साथ सामाजिक समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए, राजनीतिक समानता लाने के लिए लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। ये आरक्षण क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक इन दलित जातियों को, यानी शेड्यूल कास्ट जो पिछड़ी जाति है, अस्पृश्य जातियां थी, जो शेड्यूल ट्राइब जो पिछड़ी जातियां थी, इन लोगों को जब तक इन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तब तक समानता कहां से आएगी? समानता अपने आप नहीं आने वाली है, उसके लिए समाज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समाज को एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए वो लोकसभा में, विधानसभा में इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण की बात करते हैं और साथ ही साथ समाज में, सेवा में और पदों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इनको अधिक अवसर मिले। इसीलिए कुछ समय तक स्थायी रूप से इन्होंने नहीं कहा था, जो मूल संविधान है उसमें स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ समय तक इन जातियों को, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण अवश्य दिया जाए, जिससे कि उनका जो पिछड़ापन है, उनकी जो कमजोरियां हैं वो कुछ समय में दूर हो जाएगी और इस तरह से वो आत्मविश्वास से सामाजिक समानता हासिल कर पाएंगे। तो पिछड़े वर्गों और अस्पृश्य जातियों के कल्याण के लिए उन्होंने चौतरफा प्रयास किए। वो केवल विचारों तक सीमित नहीं रहे, उन विचारों का क्रियान्वयन भी उन्होंने किया जो संविधान में भी परिलक्षित होता है, which we can see in constitution also। संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने रचनाएं जो उनकी थी उनमें भी हम देख सकते हैं। उन रचनाओं में जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का वो विध्वंस करना चाहते थे, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जाति के कारण क्या हो रहा है? अस्पृश्यता बढ़ रही है। इसके अलावा
अलावा कुछ जो उन्होंने संपादन किया, जो वो मैगजीन्स वगैरह प्रकाशित करते थे जैसे मूक नायक, उसमें ये बातें देखने को मिलती है। जब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये चीज वहां भी दिखाई पड़ती है। और मूल रूप से अगर हम जाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वो निरंतर अध्ययन और शिक्षा में अपने आप को लगातार समर्पित करते रहे। उन्होंने बंबई में अपने निवास स्थल पर ही 50,000 किताबों की लाइब्रेरी बनाई थी। उनका ज्ञान सीमित नहीं था, उनका ज्ञान बेहद विस्तृत था और सामाजिक समानता और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए वो जीवन के अंत तक प्रयास करते रहे। और यही कारण है कि ये जो 6 दिसंबर का दिन है, ये महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर के इन सामाजिक विचारों के साथ साथ आगे हम आपसे बात करेंगे आर्थिक विचारों के ऊपर, और साथ ही साथ हम आपसे चर्चा भी करेंगे गांधी के साथ उनके विचारों और उनकी तुलना भी करेंगे, राजनीतिक विचारों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए आप हमसे जुड़िए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर, कमेंट और लाइक भी कीजिए। हम आपसे हमेशा ऐसे और बेहतर वीडियो देने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। धन्यवाद।